हाँ जी, क्या हाल चाल। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग, क्या चल रहा है? अरे वाह वाह वाह, बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैप्पी बर्थडे बोलते हुए आज गुड इवनिंग से ज्यादा हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस दिख रहे हैं। तो लेट मी क्लियर इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली, आज मेरा बर्थडे नहीं है और तुमको पता है मेरा बर्थडे कब है ना, इसलिए तुम मुझे आज विश भी कर रहे हो। तो भाई कल है मेरा बर्थडे और बहुत अच्छी फीलिंग है यार, है ना, बहुत अच्छी फीलिंग है। फीलिंग क्यों अच्छी है? बर्थडे की कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। फीलिंग इसलिए अच्छी है कि इतने सारे बच्चे, है ना, इतने सारे लोग हैं जो आपको इतना प्यार देते हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं और आपने कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया होता एक पर्टिकुलर टाइम पे कि क्या इतने सारे, है ना, इतने सारे लोग आपको इतना प्यार करेंगे। जब हम छोटे होते हैं, खासकर जब आपकी एज में ना 9, 10, 11, 12 ये वाली जो एज होती है, इस टाइम पे हमको एक तो सब अपने दुश्मन दिखते हैं। खासकर कौन लोग? खासकर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे फैमिली हो गए, हमारे बड़े बहन भाई हो गए, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है यार, मुझे तो लगता है कि लाइफ में मुझे कभी प्यार मिलेगा ही नहीं, मुझे लाइफ में कभी सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। ये सिर्फ तुमको नहीं लगता, ये मुझको भी लगता था और ये हर एक बच्चे को लगता है जो उस एज में होता है। आप जब ग्रो करते हो धीरे धीरे आप बहुत चीजें सीखते हो अपने बारे में, इस सोसाइटी के बारे में, इस दुनिया के बारे में, कैसे एक ट्रस्ट पे ये दुनिया चल रही है, कैसे एक विश्वास पे ये दुनिया चल रही है एक दूसरे पे। और एट द एंड ऑफ द डे बेटा बस हमेशा याद रखना, वक्त हमेशा आएगा, आपका वक्त आएगा आएगा आएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके ये समझाना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि आपको भी किसी का प्यार ना मिल रहा हो, है ना। और मैं सिर्फ वो वाले प्यार की बात नहीं कर रही बेटा, वो लड़का लड़की वाले प्यार की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो, अपनी फैमिली का, अपनी मम्मी पापा का प्यार ना मिल रहा हो, बड़े बहन भाई का प्यार ना मिल रहा हो, छोटे बहन भाई का प्यार ना मिल रहा हो। बट कभी ये मत सोचना कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो आपको करते हैं। बट हो सकता है कि अभी वो टाइम नहीं आया, राइट। तो जब आप बड़े हो जाओगे, जैसे अब समृद्धि मैम का अब टाइम आया ना, आप सब बच्चे इतना प्यार कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, वाओ केक बना रहे हो तो कहने का मतलब ये है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा ठीक है तो थैंक यू सो मच बेटा, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, सच में उतना कम है, क्योंकि जो प्यार एंड रिस्पेक्ट आप बच्चों ने मुझे दिया है इतने कम टाइम में, वो थैंक यू से मैं उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, है ना। तो थैंक यू एक बहुत ही छोटा टर्म है, शायद से उससे अगर कोई बड़ा टर्म होता तो मैं बोल पाती, बट दिल से थैंक यू। एंड तो हमेशा बोलते हो मैम वी लव यू, बेटा आई इक्वली लव यू। हर साल जब भी उड़ान में बच्चे आते हैं, उड़ान में बहुत सारे बैचेस में पढ़ाती हूँ, बट ये जो उड़ान होता है ना, उड़ान 1, हर साल ये बच्चे आते हैं और हर साल मेरे फेवरेट बन जाते हैं, है ना। तो तुम मेरे फेवरेट पूकीज एंड पटैटोज हो। अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी, बट बेटा जो भी मुझे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, थैंक यू सो मच। पार्टी मत मांगना पार्टी वो क्या होता है, व्हाट इज दिस पार्टी वार्टी क्या होता है, हमें नहीं पता, ठीक है। खर्चा नहीं करेंगे हम कर देंगे बट वक्त आने पे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे दो लेक्चर, सिर्फ दो लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने ये समझा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी हम रोक देते हैं, साइड में रख देते हैं। क्यों मैम, प्लीज वही पढ़ना है हमको? अरे बाद में पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने जो पॉइंट्स देखे थे वो ये थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, तुमने सुना होगा बट तुम्हें समझ नहीं आएगी ये बात अभी, ठीक है। बट मान लो मेरी बात, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। एंड हमारी धरती पे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अकेले ही काफी है एक और नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई वो अकेले ही क्या है, अपना खुद ही एक और अपने जैसा इंडिविजुअल बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बना देता है,
ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई इस प्रोसेस में कोई भी गैमीट नहीं बनते। गैमीट नहीं बनते मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल सेल नहीं बन रहा, कोई स्पर्म नहीं बन रहा, कोई एग नहीं बन रहा, नो गैमीट फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट ये था कि यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ना ही स्पर्म बना, ना ही एग बना, और ना ही उनकी फ्यूजन होगी। लास्ट पॉइंट ये था कि जो इंडिविजुअल्स बनते हैं इसमें वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये कुछ बातें थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बात करी थी किसके बारे में, फिजन के बारे में। फिजन में हमने देखा फिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो वो होगी, देख रही हूं तुम सबके मैसेजेस देख रही हूं, अच्छा लग रहा है बहुत, बट प्लीज मत करो ऐसे स्पेशल फील हो रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू। अब पढ़ भी लो, पढ़ाई भी कर लो, पढ़ना भी तो है। चलो अभी पोल करेंगे फटाफट ना। तो हमने फिजन के बारे में पढ़ा। फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड होके वो अपने जैसे 2 सेल बना रहा है तो बाइनरी फिजन, अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बना रहा है तो मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन 3 तरीके की हो सकती है, जैसे कि भाई अगर सेल इस तरीके से लंबाई में डिवाइड कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, अगर वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है तो ट्रांसवर्स, और अगर वो रैंडमली अपनी मर्जी से कर रहा है ऐसे 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 उसकी मर्जी है ना, तो हो गया हमारा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम नाम के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये वही प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है। मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। फिर हमने बात करी थी स्पाइरोगायरा के बारे में। स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर की एक एल्गी होती है। ये फ्रैगमेंटेशन करके क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, जैसे ये फुली मैच्योर हो जाता है, खुद जान पूछ के, किसी ने नहीं जाके इसको ऐसे ऐसे तोड़ा है, ये जान पूछ के खुद अपने टुकड़े टुकड़े कर लेता है। अपने टुकड़े टुकड़े कर लिया, अब हर टुकड़ा जाके क्या होता है, एक नया स्पाइरोगैरा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। अब फटाफट से मेरे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। कॉमन फीचर ऑफ स्पाइरोगायरा एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम और स्पाइरोगायरा का कॉमन फीचर क्या है? दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल वाला जिसमें वो गैमीट्स यूज करते हैं, या दोनों ही क्या है, मल्टी सेल्यूलर हैं। चलो ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल एवरेज सा क्वेश्चन है, कर लोगे। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है बेटा। इनकरेक्ट, सॉरी गलत। आपको कॉमन फीचर ना जो दोनों में अप्लाई हो, स्पाइरोगायरा प्लाज्मोडियम दोनों में क्या हो बेटा, दोनों पे अप्लाई हो जो बात, वो आपको बतानी है। देखते हैं बेटा। अगर मैं स्पाइरोगायरा की बात करूं, स्पाइरोगायरा क्या है बेटे, एक एल्गी है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और प्लाज्मोडियम भी क्या है, यूकैरियोटिक है। इसका मतलब ये है कि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास अपने खुद के न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक नहीं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बिल्कुल। प्लाज्मोडियम के अंदर हमको मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, और स्पाइरोगायरा के अंदर हमको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। सो यानी कि दोनों ही क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है और सही बात, क्वेश्चन आंसर भी यही है। रिप्रोडक्शन बेटा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बट यहाँ पे गैमीट नहीं बनते और मल्टी सेल्यूलर नहीं है बेटा। देखो स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर है, बट अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की तो प्लाज्मोडियम यूनिसेल्यूलर है। ठीक है भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं बी किसने आंसर किया है। 84% बच्चों ने सही आंसर किया। क्या बात है नितेश, अलमूर, कार्तिक। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इनकरेक्ट मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। गैमीट्स जो होते हैं बेटा प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन।
स्पर्म सेल मेल गैमेट होता है, स्पाइरोगैरा फ्रैगमेंटेशन करता है, मलेरियन पैरासाइट मल्टीपल फिजन करता है। इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है, आपको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। मैम उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, सही आंसर तो हम करके ही नहीं आते, हम गलत ही आंसर चूज करके आते हैं। बट बेटा तुमको यहाँ पे गलत आंसर चूज करने पे मार्क्स मिलेंगे। बहुत इजी है यार, बहुत इजी, बहुत इजी। हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन? फॉल्स, 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 फॉल्स। स्पर्म मेल गैमेट होता है, ट्रू। स्पाइरोगैरा फ्रैगमेंटेशन करता है, ट्रू। मलेरियल पैरासाइट जो कि हमारा प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टीपल फिजन करता है, ट्रू। तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। 86% बच्चों ने सही आंसर भी दे दिया है, क्या बात है। नितेश जी, अनिरुद्ध, पति जी, किसके पति? आप गलत जगह आ गए हैं, कृपया अपने घर जाइए। हिमांशु, प्रियांशु, देवर जी, ओ माय गॉड क्या चल रहा है ये कौन सा पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है उड़ान के बैच में, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। थोड़े दिन में इनके बच्चे भी आएंगे, शर्त लगा लो तुम, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म होगा ना, शर्त लगा लो इनके बच्चे भी आएंगे थोड़े दिन में। चलो, कार्तिक, नुरांश, भाग्या, जुहान, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करें क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस बाय दिस मीम। तो यहाँ पे एक मीम है, मीम कह रहा है मेरी मर्जी, अब बताओ। बाइनरी फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन लिशमैनिया, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा, या फिर नन ऑफ दीज। आपको क्या लगता है कौन अपनी मर्जी चला रहा है इसमें? कौन अपनी मर्जी से इस प्रोसेस को कर रहा है? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, क्या आंसर हो सकता है? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। चलो बताओ क्या आंसर होगा, कौन चला रहा है अपनी मर्जी? फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा, मल्टीपल फिजन इन लिशमैनिया, बाइनरी फिजन इन अमीबा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अब से मैंने सोचा है मैं मीम वाले क्वेश्चंस लेके आया करूंगी, मजा आएगा ना, क्योंकि वही तो करते हो तुम पूरा दिन, पूरा दिन इंस्टाग्राम पे बस बैठ के मीम्स, रील्स, रील्स, मीम्स, मीम्स, रील्स। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी डन इन अ लिमिटेड, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं यार, मतलब कोई भी चीज लिमिट में करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करोगे बेटा वो भी नुकसान कर जाएगी। जरूरत से ज्यादा पानी पीओगे ना बेटा वो भी आपकी हेल्थ के लिए फिर ठीक नहीं है। तो बेटा बाइनरी फिजन में हम सभी को पता है जब अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होती है तो वो होती है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होती है जिसमें कि बेटा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, वो उसका मन करेगा, ये मान लो अमीबा है, उसका मन करेगा तो वो इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, उसका मन करेगा ऐसे कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा, उसकी मर्जी है भाई, उसकी मर्जी, हमारा कुछ नहीं है, उसकी मर्जी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। 73% बच्चों ने आंसर दिया है। चलो जी, यानी कि मीम ज्यादा आइडेंटिफाई कर नहीं पाए बच्चे, इट्स ओके। रोमन, जीत, अनिरुद्ध, चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने रिवाइज कर लिया, हमने देख लिया फिजन की प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इसके टाइप्स होते हैं। बाइनरी फिजन में इर्रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगैरा में होती है, जब ये प्रोसेस होती है तो मैच्योर होने पे खुद ब खुद वो अपनी बॉडी को तोड़ लेते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बडिंग। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। अब बडिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि मैम बड क्या होता है। भाई तुमने शिनचैन देखा होगा, देखा है? मैंने तो देखा है ना, मैं थोड़ा बहुत कार्टून देखती थी क्लास 10 तक, स्कूल से आके कार्टून देखती थी, क्लास 10 तक कार्टून देखती थी। मतलब मेरे को आज भी कार्टून देखना पसंद है, आज भी मिनियंस वाली मूवी आती है तो मैं मिस नहीं करती। मुझे आज भी एनिमेटेड मूवीज बहुत प्यारी लगती है, क्यूट लगती हैं, उनमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, तो क्यूट होते हैं वो। ठीक है,
तो बेटा तुमको याद है शिमला मिर्च नहीं पसंद उसको क्या तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है? नहीं, हमें नहीं पसंद। ठीक है, चलो तुम्हें थोड़ा याद दिलाती हूँ। जब शिनचैन की धुनाई हो जाती थी, शिनचैन की जब कुटाई हो जाती थी, जब उसकी मम्मी उसको पीट देती थी ऐसे ऐसे करके, तो आपको याद है शिनचैन के सर पे इस तरीके से ऊपर एक आउटग्रोथ आ जाती थी। आपको याद है बेटा? अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, जब शिनचैन की पिटाई हो जाती थी तो उसकी बॉडी से बाहर उठ के क्या आती थी? बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ आ जाती थी। क्या आ जाती थी? आउटग्रोथ आ जाती थी। आउट मतलब बाहर की तरफ क्या हो गया? कुछ ग्रो हो गया, तो एक आउटग्रोथ आ जाती थी। याद आया? याद आया है ना? तो जब उसकी पिटाई होती थी तो आउटग्रोथ आ जाती थी। ठीक है, तो बेटा वैसे ही अब आप देखना, हम बात करेंगे बडिंग प्रोसेस की। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है? मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना? ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। ठीक है, अब इस ईस्ट की, ये नॉर्मल एक ईस्ट का सेल है। अब क्या देखने को मिलता है कि इस ईस्ट के बाहर क्या आती है? छोटी सी आउटग्रोथ आ जाती है। इस आउटग्रोथ को उन्होंने क्या नाम दिया है? इस आउटग्रोथ को उन्होंने नाम दिया है बड। और ये जो बड होती है बेटा, ये हेल्प करती है किसमें? ये हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करती है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इसका काम क्या है भाई? इसका काम है रिप्रोडक्शन कराना। एंड क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस आउटग्रोथ की मदद से क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम बडिंग पड़ गया है। क्या पड़ गया है भाई? बडिंग पड़ गया है। बडिंग मतलब बड की मदद से क्या होगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब आप देखोगे कैसे, है ना? अभी ज्यादा परेशान मत हो, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एक नॉर्मल बॉडी के ऊपर अलग से बाहर की तरफ, आउट मतलब बाहर की तरफ, ग्रोथ मतलब कुछ ग्रो कर गया, तो वैसे ये ईस्ट का एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कुछ ग्रो कर गया, एंड जो वो ग्रो करा है उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया? उस पार्ट को हमने बड बोल दिया। अब जब इस बड की मदद से क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है, तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है बडिंग। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है बडिंग। बडिंग जो है बेटा हमको ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है। चलो तुमसे क्वेश्चन पूछती हूं, जल्दी से बताना। ईस्ट एक तरीके की फंजाई है, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स? जल्दी से बताएंगे, पोल करते हैं बेटा। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? ट्रू, फॉल्स? जल्दी बताएंगे। ईस्ट एक तरीके की फंजाई है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताएंगे। कुकीज एंड पोटैटोज जल्दी से बताएंगे। ईस्ट एक तरीके की फंजाई है, ट्रू या फॉल्स? जो भी बच्चे ट्रू बोल रहे हैं बेटा, आप चैट में ए लिख दीजिए, और अगर आप बोल रहे हो फॉल्स तो आप चैट में बी लिख दीजिए। चलो, तो भाई वैसे क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस था नहीं, तुमको पढ़ाया है मैंने लाइफ प्रोसेस में, है ना? तो भाई बिल्कुल सही। जब हम बात करते हैं ईस्ट की, ईस्ट एक तरीके की फंजाई है, तो बिल्कुल ट्रू। 87% बच्चों ने सही आंसर दिया है। रोमन, पटेल, जोहन, ठीक है। आगे तो भाई पूरा परिवार रहा है वो, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो हाँ जी, तो बेटा वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो ईस्ट है, ये जो यूनिसेल्यूलर फंजाई होती है, इसके अंदर बडिंग की प्रोसेस कैसे होती है ये हम बात करेंगे। तो ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है बता दूं, हाय मत करने लगना, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। ठीक है, मेरे को लग रहा है मैंने खुद स्पेलिंग गलत लिख दिया, चेक कर लेना बेटा, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। चेक कर लेना, चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड बेटा, आई एम गेटिंग अ कॉल, एक मिनट।
ठीक है, या ओके, कॉल आने से थोड़ा माइंड चेंज हो गया। यस, तो बेटा जल्दी से एक बार मुझे बता दो यार, स्पेलिंग ठीक लिखी थी मैंने, नहीं लिखी थी? सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सेरीवी क्या था यार, देख लेना यार, बहुत मुश्किल है। सैकेरोमाइसिस याद रखो तुम, इसकी इतना ही याद रखो, बहुत है, ठीक है? चेक कर लेना, चेक कर लेना यार, ये है ना, मैं चेक कर लेती हूँ, वरना तुम तो करोगी नहीं, रुक जाओ। इतने कठिन नाम कौन रखता है यार, छोटे छोटे बच्चों की जान लोगेगा यार, है? टीचर से तो लिखे नहीं जा रहे हैं, बच्चे बेचारे कहां से लिखेंगे? रुको, एक पेटिशन डालनी चाहिए हम सबको मिलके कि भाई इतने कठिन नाम नहीं होने चाहिए, आत्मा बाहर निकल जाती है। चलो ये देखो, अब मैंने देख के लिख दिया, प्लीज गलत मत होना यार। तो ये क्या है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम होता है, छोड़ दो अब सारी बात, चलो जल्दी से बात सुनो बेटा मेरी। तो बडिंग के अंदर क्या होती है? बडिंग के अंदर होती है, बडिंग प्रोसेस में होता क्या है? ईस्ट के अंदर बडिंग की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट एक तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है बेटा? सिंगल सेल्ड फंजाई होता है, सिंगल सेल्ड फंजाई होता है। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट दिस, इसके बहुत सारे इकोनॉमिकल यूजेस भी हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है? और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है भाई? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस और बाकी सब सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। ये क्या करता है? ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये बडिंग की प्रोसेस से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि यहाँ पे एक आउटग्रोथ बनती है जिसको हम बोलते हैं बड। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, देखना ये क्या है बेटा? ये ईस्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके सरफेस पे कुछ इस तरीके से छोटी सी ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। अगेन इफ यू विल सी केयरफुली, ये एक क्या है? ईस्ट है, और ईस्ट के सरफेस पे आपको छोटी सी ग्रोथ, अरे अरे अरे, आपको ईस्ट के सरफेस पे इस तरीके से क्या दिख रही होगी बेटा? ग्रोथ दिख रही होगी, ठीक है? तो ये माइक्रोस्कोप से ली हुई फोटो है। अब कैसे होती है बडिंग ईस्ट के अंदर, एक बारी वीडियो की मदद से क्या करते हैं समझते हैं और देखते हैं। चलो ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना बेटा। कोई भी एक ईस्ट पे फोकस करना और ऑब्जर्व करना कैसे उसके अंदर धीरे धीरे बड आ रही है और कैसे नए ईस्ट सेल्स बन रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है ना? आपको ये ऑब्जर्व करना है। ये सिंगल ईस्ट है, उनके ऊपर देखना धीरे धीरे बर्ड्स आएंगे और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ पे कितनी बर्ड्स आ रही हैं। ये सब माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर्स है बेटा। ये सारी वीडियो माइक्रोस्कोप की मदद से बनाई गई हैं। एंड आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे उनके ऊपर, देखो यहाँ पे ग्रोथ आ रही है ना, कैसे एक नई बर्ड आ रही है, उससे एक और नई बर्ड आ रही है, ईस्ट के सेल्स नए ईस्ट सेल्स बनते जा रहे हैं। पहले कितने कम ईस्ट सेल्स दिख रहे थे, अब देखो कितने सारे ईस्ट सेल्स दिख रहे हैं। अभी कितने सारे ईस्ट सेल्स दिख रहे हैं। वाह, भर ही गया पूरा। तो सी ब्यूटिफुल इजंट इट? यू, एक बच्चा कह रहा है यू। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा वीडियो है ये वाला। देखो आपको ये ऑब्जर्व करना, देखो इसके ऊपर धीरे धीरे बर्ड आई, वाओ वाओ, बर्ड से पूरा का पूरा एक नया ईस्ट सेल बन गया। एंड बर्ड से पूरा नया ईस्ट सेल बना एंड वो धीरे धीरे इससे क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। देखो इस पे भी नई बर्ड आनी शुरू हो चुकी है, इफ यू कैन सी। देखो धीरे धीरे ये वाली बर्ड भी क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे वेरी नाइस, इसको इससे धीरे धीरे इससे साइटोप्लाज्म मिलता रहता है।
सारे ऑर्गेनेलीज मिलते रहते हैं, है ना। ये देखो ये ईस्ट सेल है, ईस्ट पे देखो ये बड बनी हुई है, ये आउट ग्रोथ बनी हुई है, इस आउट ग्रोथ को हम बड बोल रहे हैं। और देखो कैसे ये बड की मदद से नए नए ईस्ट सेल्स बनते जा रहे हैं, राइट। मजा आया देख के। ये देखो ये कैसे बड बन रही है, यहाँ पे नई बड आई देखो यहाँ पे। और ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज इससे लेता है, साइटोप्लाज्म ये मेन पेरेंट सेल से लेता है, ठीक है। अभी पूरा आपको डायग्राम दिखा के पूरा समझाऊंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। बस अभी इसको थोड़ा सा विजुअलाइज हम कर सके इसलिए वीडियो दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, आप देख सकते हो आपको कितने सारे ईस्ट सेल्स दिख रहे हैं और ईस्ट सेल्स के अंदर आपको नई बड बनती हुई दिखाई दे रही होंगी और बड की मदद से नए ईस्ट सेल्स भी बन रहे हैं, राइट। चलो, तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा, आउट ग्रोथ की मदद से क्या होता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है। चलो देखते हैं कैसे होता है पूरा प्रोसेस, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से मेरी बात सुनेंगे बेटा, प्लीज प्लीज। सारी बातें बाद में, चैट हम ऑफ कर रहे हैं अब। चलो बहुत बातें हो गई, मेरी बात सुनो। देखो ये क्या है बेटा, ये हमारा ईस्ट पेरेंट सेल है। ईस्ट पेरेंट सेल का मतलब ये अभी एक सिंगल सेल है। इसको पेरेंट सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी क्या करेगा, अपने जैसे और नए बनाएगा, तो ये अभी रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसको पेरेंट सेल बोल दिया। जैसा कि मैंने कहा ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आपको इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक सिंगल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इतना तो आता है ना, 9वीं कक्षा से पढ़ के आए हैं इतना तो हम, ठीक है। नहीं भी आता तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, बता देते हैं भाई, ठीक है। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली वगैरह बेटा इधर होंगे, है ना। सेल ऑर्गेनेली जो बाकी सब चीजें हैं वो इसके सेल में होंगी, ठीक है जी। अब ये पेरेंट सेल क्या करेगा, धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा। एंड जैसा कि मैंने कहा ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग क्या है बेटा, बड बनती है, बड मतलब आउटग्रोथ बनती है। तो आप देख सकते हो बेटा इसके सरफेस पे धीरे धीरे क्या होगी, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि ये एक सिंगल सेल है, तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ एक छोटी सी आउटग्रोथ बननी शुरू हो गई है। एंड नॉट ओनली दिस, आपको साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है, बट अगर आप इसमें देखोगे तो न्यूक्लियस स्ट्रेच हो चुका है और आधा न्यूक्लियस उस तरफ भाग रहा है। और ये खिंचते 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 क्या होगा, बेटा ये अब ब्रेक हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एंड आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप देखो बेटा आपको यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस दिख रहा है और इसका ये न्यूक्लियस अलग हो चुका है। तो पहले बड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, बड बन गई। अब यहाँ पे आप देखो बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। सेकेंड स्टेप में देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू कर देता है। देखो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस अलग हो गया, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू कर देता है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, एक पूरा का पूरा नया ईस्ट सेल बन गया। अब बेटा इसके ऊपर और बड बनती है ना, बड के ऊपर और बड बनती है। सो देयर इज चेन ऑफ ईस्ट सेल्स। एक बड बनी, अब ये एक बड अपने ऊपर और बड बनाएगी, ये बड अपने ऊपर एक बड बनाएगी। तो बेटा इस तरीके से करते 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 क्या होता है, पूरी चेन बन जाती है, पूरी चेन बन जाती है बड की, जो कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में भी क्या किया, ऑब्जर्व किया। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो, ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो आप देख सकते हो एक के साथ कितनी सारी चेन ऑफ बर्ड्स बन चुकी हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स हियर। तो चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सारी बर्ड्स कहती हैं हम तो अकेले रहना चाहते हैं, हमको जाने दीजिए, अब हम बड़े हो गए हैं। तो ये इस तरीके से बेटा यहां से ब्रेक हो जाती हैं और ये अपना इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करती हैं। फिर है ना एक पॉइंट आता है जब ये अपने पेरेंट सेल का साथ छोड़ देती हैं और यहां से खुद को सेपरेट करके अलग अलग दिशाओं में जाती हैं और अपना अपना घर बसा लेती हैं। ठीक है, समझ गए। सो यहाँ पे बेटा ये पेरेंट सेल कहा जाएगा, ये क्या कही जाएगी, इसको बड कहा जाएगा। जब तक बड पेरेंट सेल से अटैच्ड है उसको बड ही बोलते हैं। देखो फॉर्मिंग बड, बड अभी बननी शुरू हुई है, बड विद न्यूक्लियस अभी इससे चिपकी हुई है। ठीक है, अभी बेटा यहाँ पे क्या है, इसको बड बोलेंगे। बट जैसे ही बेटा ये अपने आप में जब पूरा मैच्योर हो जाएगी तो उसको हम डॉटर ईस्ट सेल्स बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी ये क्या है,
फुली मैच्योर हो चुकी है और अब ये बाहर जाने के लिए अकेले तैयार है। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ बडिंग अकर्स इन केस ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये पेरेंट सेल हो गया। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन। जैसे बेटा बडिंग की प्रोसेस, जैसे बडिंग की प्रोसेस ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है, जैसे बडिंग की प्रोसेस ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है, वैसे ही इस तरीके की आउटग्रोथ बेटा हाइड्रा नाम के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिलती है। अब हाइड्रा क्या है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाइड्रा एक तरीके का प्लांट है। अगर आप कहते हो मैम यस ट्रू, तो बेटा ऑप्शन है। अगर आप कहते हो नो मैम फॉल्स। ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट लिखी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाइड्रा कुछ इस तरीके का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हाइड्रा कुछ इस तरीके का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म। अब आप मुझे बताओगे ये क्या है? हम तो मैम आपके भरोसे बैठे थे, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो मैम? रुक जाओ भी, रुक जाओ, सब्र करो, बता दूंगी। तुम्हारा भी तो टेस्टिंग करना पड़ता है ना बीच बीच में कि कितना पढ़ के आए हो छोटी क्लास से। मजा आ रहा है, बच्चे मस्त आंसर दे। अरे एक सेकंड, मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया। बताया क्यों नहीं तुमने? पोल ही नहीं स्टार्ट किया था यार, बता तो देते, आंसर देने लग जाते हो। पोल ही नहीं स्टार्ट किया। ये है हाइड्रा। यार ऐसा लगता है 30 सेकंड मौत आ जाएगी बिना कुछ बोले। ओके, टीचर चुप नहीं रह सकता बेटा, टीचर को बोलना है। चलिए देखते हैं बेटा, इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रा, हाइड्रा कोई प्लांट नहीं होता, हाइड्रा एक्चुअली में एक तरीके का एनिमल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या थी? ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो इसका आंसर जो था, है ना, इसका आंसर जो था वो था ऑप्शन बी फॉल्स। क्या बात है, वेरी गुड। 71% बच्चों ने सही आंसर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। रोमन देवरजी खालिद। चलिए तो एक बार हाइड्रा के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइड्रा के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हाइड्रा के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रा भी क्या करता है, बडिंग की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके सरफेस पे एक आउटग्रोथ बनती हुई दिखाई देगी जिसको हमने बड का नाम दिया है। तो क्योंकि हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है तो हाइड्रा के बारे में हम बात करेंगे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रा। सो एज आई सेड, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक तरीके का एनिमल है। ये एक तरीके का क्या है बेटा? ये एक तरीके का एक्वाटिक एनिमल होता है, पानी में पाया जाता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल है। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब तुमको फोटो देख के लग रहा होगा ना जाने कितना बड़ा होगा, राक्षसी होगा, ये तो बिल्कुल 6-7 फुट का नहीं भाई, इतना सा होता है, इतना सा 2-3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2-3 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका जो साइज है मैं आपको बताऊं, लगभग 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर, बस इतना साइज होता है इसका, इतना छोटा सा होता है ये। इट्स वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, बहुत ही छोटा सा होता है ये साइज में। चलिए जी, और क्या बात करनी चाहिए हमें इसके बारे में? ठीक है, ये क्या करता है बेटा? ये रिप्रोड्यूस करता है। ये 2 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये बडिंग भी कर सकता है और ये रीजनरेशन भी कर सकता है। ठीक है, ये बडिंग की प्रोसेस भी कर सकता है और रीजनरेशन भी कर सकता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको इसके बॉडी पे यहां पे एक तरीके का होल देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप देखो तो इसकी बॉडी पे आपको इस तरीके से ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसके क्या है? इसके टेंटिकल्स हैं। तो टेंटिकल्स की मदद से ये क्या करता है? ये अपने फूड को कैप्चर करता है।
टेंटिकल्स की मदद से क्या करता है बेटा? दिस टेंटिकल हेल्प्स इन दी कैप्चरिंग ऑफ द फूड। ठीक है, ये कैप्चरिंग ऑफ द फूड में क्या आता है बेटा? हेल्प में आता है इसका। ठीक है, अब आपको देख के लग रहा होगा भाई ये तो बहुत ही हाईफाई एनिमल होगा। नहीं बेटा, ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके पास 1-2 सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म है यार, क्या ही होगा इसके पास, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा होता है ये। ठीक है, इसके पास कोई और मतलब मैं बोलूं कि प्रॉपर टिश्यूज भी नहीं होते इसके पास। ऑर्गन सिस्टम तो भूल जाओ, कोई ऑर्गन नहीं होता इसके पास। ठीक है, तो ये जहां पानी में पाया जाता है, मेरी बात सुनो, देखो पानी में पाया जाता है, मान लो इसको पानी के अंदर यहाँ पे कोई फूड वगैरह मिल गया, तो ये टेंटिकल्स ऐसे 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 मूव करते रहते हैं और इस खाने को पुश करके, धक्का मार के इस होल में डाल देते हैं। और जब ये होल में आता है तो इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब बॉडी के अंदर इसको फूड मिलता है, ये इसको डाइजेस्ट करता है, यूजफुल चीजें रख लेता है और इस तरीके से वेस्ट चीजों को ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, बट हमें इसके फूड के बारे में नहीं, हमको इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, जो कि हम बडिंग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रा के अंदर बडिंग, तो बेटा यहां पे भी नॉर्मल वही चीज हमको देखने को मिलती है। मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है पेरेंट हाइड्रा। ये क्या हो गया भाई? पेरेंट हाइड्रा हो गया। बातें ना करो बेटा, सब देख रही हूं मैं। ये जो दिल बना रहे हो ना तुम, ये क्या है बेटा? हमारा पेरेंट हाइड्रा है। अब पेरेंट हाइड्रा कहता है मेरे को तो रिप्रोड्यूस करना है, आई वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब आई वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस, चलिए भाई कर रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ये कैसे करता है बेटा? एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है? स्मॉल एक आउटग्रोथ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बड स्टार्ट्स फॉर्मिंग। यहां पे हम क्या देखने को मिल रहा है हमको? बड स्टार्ट्स फॉर्मिंग। स्पेसिफिक स्पॉट। ये भगवान, ये मैंने क्या करा? चलो छोड़ो। हाँ, यस, सी आप देखो बेटा, हाइड्रा की जो बॉडी होती है, अक्सर उसके लोअर बॉडी पे ये छोटी सी जो बड है, जिसको हमने आउटग्रोथ बोला है, जिसको हमने आउटग्रोथ या फिर बड बोला है, वो बननी शुरू हो जाती है। ना स्लोली व्हाट हैपेंस, ये जो बड है बेटा, ये क्या करती है? ये ग्रो करने लगती है। ग्रो करने के लिए इसको जो भी रिक्वायरमेंट है, फूड है, एनर्जी है, कुछ भी बेटा इसको चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो अपने इस पेरेंट हाइड्रा से इसको मिलता है। तो इसको जो भी चीजें चाहिए ना बेटा, खाना वाना, तो इसको सब पेरेंट ही क्या करता है? पेरेंट हाइड्रा ही देता है, क्योंकि अब ये पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से अटैच्ड है। फिर एक पॉइंट आता है जब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा बड क्या है? पूरा का पूरा बड डेवलप हो चुका है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे ये डेवलप नहीं है, इस पॉइंट पे ये प्रॉपर्ली डेवलप हो चुका है, इसके टेंटिकल्स वगैरह भी आ चुके हैं, बट ये अभी भी क्या है? अपने पेरेंट हाइड्रा से अटैच्ड है। एक पॉइंट आता है जब इसकी अपने पापा से लड़ाई हो जाती है और ये बोलता है मेरे को बाहर जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, मैं कब तक आपके आंचल, अच्छा आंचल तो मम्मी का होता है, हाँ, कब तक मैं आपसे ऐसे चिपका रहूंगा, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। तो उसके पापा कहते हैं ले मर, मुझे क्या, ले जा 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 सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये इसको यहां से सेपरेट कर देता है, इसको यहां से ब्रेक कर देता है, और जब ये अलग हो जाता है तो ये नया हाइड्रा बन चुका है, नया हाइड्रा बन चुका है। गाइस बधाई हो, क्लैपिंग क्लैपिंग, हाइड्रा पैदा हुआ है, नया हाइड्रा बना है। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रा बना है, यहाँ पे नया हाइड्रा हो गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया, बिना किसी गैमीट के, बिना किसी दूसरे पेरेंट की मदद से। तो जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल इंडिविजुअल अपने जैसा एक और इंडिविजुअल बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये पेरेंट सेल है तो भाई ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा है, ये पेरेंट सेल है तो ये क्या है, ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या है, न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा है। तो इस तरीके से होती है क्या, इस तरीके से होती है बडिंग इन हाइड्रा। क्या ये बात दिमाग में बैठ चुकी है, यस और नो, जल्दी से बता देंगे एक बारी, बस तालियां हो गई तालियां, अब तालियां बजानी बंद की जाए गाइस, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चलो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा बडिंग करता है, हाइड्रा फ्रैगमेंटेशन करता है, हाइड्रा मल्टीपल फिजन करता है, बोथ ए एंड बी। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, बताओ। हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा बडिंग करता है, फ्रैगमेंटेशन करता है, मल्टीपल फिजन करता है, या फिर बोथ ए एंड बी? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 3D मॉडल में देख लेती हूँ बेटा, अगर 3D मॉडल होगा तो फॉर श्योर मैं आपको दिखा दूंगी, कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं, चिल मारो तुम, टेंशन मत लो, ठीक है। हाइड्रा क्या करता है बेटा, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, उसकी बॉडी के सरफेस पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसको हम बोलते हैं बड। तो ये बडिंग और इसके अलावा ये रीजेनरेशन की प्रोसेस भी करता है, ठीक है। तो आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हो गया, हो जाने दो, अरे बस चलो ठीक है। 87% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। कार्तिक देवर जी, पति जी, भाई बहुत कंपटीशन चल रहा है घर परिवार में, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर क्या बनना मतलब स्पोर फॉर्मेशन। मैम इतना तो हमको पता ही है, तो आपकी क्या जरूरत फिर हमको, फिर तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ लेते, जब आप भी हमको ऐसे जवाब दे रहे हो। चलो तो मैं समझाती हूँ स्पोर क्या होता है और स्पोर फॉर्मेशन कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद करता है, ठीक है। बट पहले तुम्हें अपनी बातें बंद करनी पड़ेंगी, है ना, पहले तुम्हें अपनी बातें बंद करनी पड़ेंगी, मैं इसलिए चैट ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। चलो हमने बेटा अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, उसका सेल डिवाइड हो रहा था तो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था, ठीक है। उसकी बॉडी टूट गई तो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसा कि फ्रैगमेंटेशन में हमने देखा। हमने अभी बडिंग में देखा कि उसके सरफेस पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बन गई तो क्या हो गया, उसकी मदद से रिप्रोडक्शन हो गई। तो बेसिकली बहुत ना सिंपल तरीके से क्या हो रही थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही थी। बट अब हम जो बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे थोड़ा और एडवांस लेवल पे। पूरे चैप्टर में ये नहीं पढ़ते रहेंगे बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, नहीं। अब धीरे धीरे हम ना और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे, पढ़ना ही बोला मैम हमको तो, ठीक है। वहां पे भी हम देखेंगे बेटा, जैसे मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर हमें रिप्रोडक्शन करानी है तो वहां पे हमको स्पेशल सेल्स की जरूरत है। स्पेशल सेल्स मतलब स्पर्म सेल, एग सेल। अगर ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर स्पर्म सेल नहीं बनेगा, एग सेल नहीं बनेगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म और एग की जरूरत है रिप्रोडक्शन कराने के लिए, वैसे ही बहुत सारे फंजाई होते हैं, जिसमें से कि एक फंजाई राइजोपस है, उसको भी रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स की जरूरत पड़ती है। एंड उन स्पेशल सेल्स का नाम है स्पोर्स। उन स्पेशल सेल्स का नाम है स्पोर्स। What are spores? Spores are the specialized cells which are responsible for the asexual reproduction. ठीक है, स्पोर्स क्या है? तो स्पोर्स के बारे में यहां पे मैं लिख देती हूं। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स है which are responsible for reproduction। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
ये क्या होते हैं बेटा, ये सिंगल सेल होता है, ये नहीं कि बहुत सारे, ये बेसिकली एक सिंगल सेल होता है। और ये जनरली अभी 10th में हो तो तुम्हारे लिए इतना ही जानना बहुत है कि ये क्या कराता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है और ये स्पेशल सेल्स है, इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनका काम है रिप्रोडक्शन कराना। अब देखो बेटा, जब मैं राइजोपस की बात करती हूं, राइजोपस क्या है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड मतलब ये एक तरीके की क्या होती है, मल्टी सेल्यूलर, ये एक तरीके की मल्टी सेल्यूलर फंजाई है। राइजोपस को बेटा कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, राइजोपस को कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये एक मल्टी सेल्यूलर फंजाई का एग्जाम्पल है, ये रिप्रोड्यूस करता है, कुछ स्पेशल सेल्स बनाता है, उन सेल्स को हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने कहा ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है। तो आपने देखा होगा आपके घर पे अगर आप बहुत ही लंबे टाइम के लिए ना 10-15 दिन के लिए ब्रेड ऐसे लेके छोड़ दो, उनको थोड़ी सी वार्म ह्यूमिड कंडीशंस मिल जाती हैं, तो ब्रेड के सरफेस पे इस तरीके से क्या होती है, ग्रो करने लगती है। आपने देखा होगा ब्रेड इस तरीके से सड़ने लगती है। हम क्यों बोलते हैं भाई ब्रेड सड़ गई, अभी खाने लायक नहीं रही, क्योंकि इसके सरफेस पे फंगस ग्रो कर रही है। कौन सी फंगस है भाई जो इसके सरफेस पे ग्रो कर रही है, ये जो हरी हरी पड़ गई है बेटा, हरी पड़ गई है, काली पड़ गई है, ये क्यों पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भर भर के यहाँ पे सब राइजोपस आ चुका है। राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड इसके ऊपर ग्रो कर रहा है। अगर मैं इस ब्रेड मोल्ड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करूंगी बेटा, तो माइक्रोस्कोप में मुझे कुछ इस तरीके की फोटो, इस तरीके की मुझे विजुअलाइजेशन ऑब्जर्व होगी, मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप में। और ये बात क्लियर है, यहाँ पे दिख रही है कि क्या है, ये एक कोई सिंगल सेल नहीं है बेटा, ये हजारों, मतलब हजारों तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ होता है। जो राइजोपस है, एक सिंगल राइजोपस जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है। बट यहाँ पे हर सेल का काम रिप्रोडक्शन कराने का नहीं है। ये बेटा यहाँ पे सेल जो है उसका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे जो सेल उसका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे जो उसका काम रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन जब इसको करना होता है तो ये अपने अंदर कुछ स्पेशल सेल्स बनाता है। उन सेल्स को इसने नाम दिया है, उन सेल्स को इसने नाम दिया है क्या, उन सेल्स को इसने नाम दिया है स्पोर्स। ठीक है, उन सेल्स को इसने नाम दिया है स्पोर्स। अब ये स्पोर होता क्या है मैम, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो दिमाग में यही चल रहा है कि स्पोर होता क्या है। देखो, अगर मैं तुमको सीड दे दूं किसी प्लांट का, ठीक है, अगर मैं तुमको किसी प्लांट का सीड दे दूं और मैं तुमको कहूं कि जाओ इस सीड को तुम सॉइल में डाल दो, उसको प्रॉपर वाटर देना, उसको सनलाइट देना, उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, मतलब उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए। तो जब उस सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो सीड क्या करेगा बेटा, वो सीड जर्मिनेट करेगा और ग्रो करने लगेगा, राइट। तो वैसे ही बेटा जब ये स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जब इस स्पोर को, जब इस स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या मिलती हैं, जब इस स्पेशलाइज्ड सेल को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल मतलब जो इसको चाहिए, जो टेम्परेचर इसको चाहिए, जो फूड इसको चाहिए, जो वाटर इसको चाहिए, जब मिल जाता है बेटा इस स्पोर को, तो ये जो स्पोर होता है ये जर्मिनेट कर जाता है। और जब ये जर्मिनेट करता है तो क्या होता है, न्यू राइजोपस इज फॉर्म्ड। क्या होता है भाई, न्यू राइजोपस बनता है, न्यू राइजोपस इज फॉर्म्ड। क्या इतनी बात क्लियर हुई? मैंने अभी प्रोसेस तुमको बताई नहीं है, अभी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाया है। स्पोर कुछ स्पेशल सेल्स है जो इसकी बॉडी में बनते हैं, एंड जब इन स्पोर्स को, इन सेल्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो बिल्कुल एक सीड की तरह वो भी जर्मिनेट करते हैं। जैसे एक सीड जर्मिनेट करने पे पूरा का पूरा एक नया प्लांट बन जाता है ना,
एक छोटा सा सीड बेटा, एक छोटा से सीड को जब तुम फेवरेबल कंडीशंस देते हो, उसको फूड मिलता है, उसको सनलाइट मिलती है, उसको एयर मिलती है ना, उसको सॉइल मिलती है, उसको सब कुछ मिलता है, तो वो एक सिंगल सीड से पूरा इतना बड़ा प्लांट बन जाता है। तो वैसे ही बेटा जब इस एक सिंगल स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो इस स्पोर से क्या होता है, पूरा का पूरा एक नया राइजोपस बन जाता है। क्या इतनी बात दिमाग में बैठ गई है? जल्दी बताएंगे पूकीज एंड पोटैटोज, जल्दी बताएंगे पूकीज एंड पोटैटोज। अगर बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से एक बार सनफ्लावर बना दो, जल्दी से एक बारी सनफ्लावर बना दो। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम रिपीट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रिपीट कर दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है बेटा आपको पढ़ाना, ठीक है, और तुम्हारा काम है पढ़ना। तो मैं पढ़ाऊंगी और तुम पढ़ोगे, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बेटा, मेरी बात समझिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम है राइजोपस। क्या नाम है बेटा इस ऑर्गेनिज्म का? बेटा जिसको भी नहीं समझ आया जल्दी से ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं दोबारा चैट ऑफ कर देती हूँ। बातें तो ऐसे स्टार्ट करते हैं ये बच्चे, मौका ढूंढते हैं कब चैट ऑन हो तो हम शुरू करें बातें करना। चलो फॉर ऑल वंस अगेन मेरी बात सुनेंगे बेटा। हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसको ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ब्रेड के सरफेस पे ग्रो करता है, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। जब हम बात करते हैं बेटा इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये एक तरीके का फंजाई है और ये फंजाई मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इतनी बात आ गई समझ? चलो तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये सब भूल जाओ, इस सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं ब्रेड का छोटा सा एक टुकड़ा ले लूं, उसमें से थोड़ा सा यहां से ब्रेड मोल्ड निकाल लूं, उसको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चलो ये स्ट्रक्चर हम खुद ही बना लेते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर हम खुद ही बना लेते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये ब्रेड मोल्ड कुछ इस तरीके के होते हैं। अब आप बेटा इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा आपको ये जो डंडी दिख रही है ये बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है। ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे बनी हुई है, ये मैंने बना दी है, बट इमेजिन करो ये इस तरीके से, एक नहीं ये बहुत सारे सेल्स हैं बेटा। ये बहुत सारे क्या है? ये बहुत सारे सेल्स हैं। यहां पे भी बेटा ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बना है। इमेजिन करो ये बहुत सारे सेल्स हैं इस तरीके से। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है, राइट। तो मैंने ये एक बना के दिखा दिया है, अब इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो देखो बेटा ये जब ब्रेड के सरफेस पे ग्रो करता है, जब ये ब्रेड के सरफेस पे ग्रो करता है तो इसके पास इस तरीके से रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको ब्रेड के सरफेस पे चिपकने में मदद करते हैं। इसको हमने नाम दिया है राइजोइड। इसको हमने नाम दिया है राइजोइड। राइजोइड बेसिकली इसको हेल्प करते हैं ब्रेड के सरफेस से अटैच होने में और ब्रेड से जो भी इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने में। ये राइजोइड हो गया, ठीक है। ये जो लंबी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, जो लंबी सी डंडी आपको यहां दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। इसको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और इसके ऊपर आपको ये जो गोल आकार का, ये जो आपको गोल आकार का, ये जो आपको सर्कुलर शेप का, स्फेरिकल शेप का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉल जैसा ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं, इसको नाम दिया गया है स्पोरेंजिया। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया बेसिकली ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है,
ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बेटा बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, जैसा कि यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो अब बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइजोइड, इसका नाम है स्पोरेंजियोफोर, इसका नाम है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। एक ही स्पोरेंजिया के अंदर इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को नाम दिया गया है स्पोरेंजिया। ठीक है, इन सेल्स को नाम दिया गया है स्पोरेंजिया। क्या नाम दिया गया है भाई? इन सेल्स को नाम दिया गया है स्पोर। जैसा कि मैंने कहा, स्पोर का क्या काम होता है? स्पोर का काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। स्पोर का काम होता है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप यहां के सेल से पूछोगे तुम्हारा काम क्या है, तो बोलेंगे भाई हमारा काम तो रूट को एब्जॉर्ब, हमारा काम तो ना अपने ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर से पूछो भाई तुम्हारा काम क्या है? जी हमारा काम तो ये है कि हम इसको बियर कर, मतलब हम इसको अपने से अटैच करके रखते हैं, हम सपोर्ट देते हैं इसको, है ना। ठीक है, समझ गए? तो स्पोरेंजियोफोर के टिप पे जो गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर की मदद से क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है बेटा, देखो समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट आता है कि भाई एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए। एक पॉइंट आएगा जब एक ही स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए। बहुत सारे स्पोर्स बनने के कारण क्या हुआ, अब वो कह रहा है भाई मेरे बस की नहीं है इतने सारों को एक साथ रखना, तो ये क्या होगा बेटा, इस तरीके से बर्स्ट हो जाएगा। अब जब ये इस तरीके से बर्स्ट हो जाएगा तो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। तो ये जो एक स्पोर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसा कि मैंने कहा एक स्पोर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है इस तरीके से, है ना। तो एक सिंगल स्पोर कुछ इस तरीके का दिखता है। और जैसा कि मैंने कहा, जब इस स्पोर को क्या मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। जब इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये स्पोर क्या करता है बेटा, मतलब फेवरेबल कंडीशंस, मान लो ये स्पोर जो है हवा के साथ उड़ता उड़ता एक ब्रेड के सरफेस पे पहुंच गया। इमेजिन करो बेटा, इतनी गंदी ब्रेड ठीक है, इमेजिन करो कि ये स्पोर उड़ता उड़ता किसी ब्रेड के सरफेस पे पहुंच गया, और ये यहां पे जब पहुंचा, जब ये इसके सरफेस पे पहुंचा तो इसको खाना मिला, इसको फूड मिला, इसको एयर मिली, इसको टेम्परेचर मिला। तो इसने क्या किया बेटा, ये ब्रेड के सरफेस पे जाके ग्रो एंड डेवलप करेगा। एंड जब ये ब्रेड के सरफेस पे जाके ग्रो एंड डेवलप करेगा तो ये पूरा का पूरा एक नया राइजोपस बना देगा। इस एक स्पोर से पूरा का पूरा नया राइजोपस बन जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा राइजोपस बन जाएगा। अब क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, अब क्लियर हुई बात? आई होप अब क्लियर हो गया होगा बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? एक बार जल्दी बताओ, #CH करके बता दो। ये थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, बट हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। प्लीज डू अंडरस्टैंड, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्या हुआ, स्पोर जो एक स्पेशल सेल था
उसके मदद से एक नया राइजोपस बनाया गया। यहाँ पे हमको कोई स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे कोई एग की जरूरत नहीं पड़ी, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करना पड़ा। एक स्पोर से क्या हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक न्यू राइजोपस बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, न्यू राइजोपस बन गया। तो भाई कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो हम बोलेंगे ना रिप्रोडक्शन हुई है। कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो हम बोलेंगे ना कि रिप्रोडक्शन हुई है। भाई हुई या नहीं हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। नया राइजोपस बनाया मतलब रिप्रोडक्शन हुई। रिप्रोडक्शन किसकी मदद से हुई? स्पोर की मदद से हुई। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बनने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अब बेटा जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना तुम एनसीईआरटी के अंदर, तो तुमको दो टर्म सुनने को मिलेंगे। एक होता है हाइफे, है ना, एक तुम्हें टर्म सुनने को मिलेगा एनसीईआरटी में हाइफे, और एक टर्म तुमको सुनने को मिलेगा माइसीलियम। एक टर्म तुमको वहां सुनने को मिलेगा हाइफे और एक टर्म तुमको सुनने को मिलेगा माइसीलियम। देखो बेटा ध्यान से सुनना, हाइफे और माइसीलियम का क्या मतलब है। देखो मान लो कोई राइजोपस था, ठीक है, मान लो कोई राइजोपस था, उसके अंदर मान लो कोई राइजोपस था, उसके अंदर स्पोर बना था। स्पोर इसके बाहर आया, स्पोर घूमता फिरता, उसको फेवरेबल कंडीशन मिली और वो ब्रेड के सरफेस पे पहुंच गया। ब्रेड के सरफेस पे एक सिंगल स्पोर पहुंचा हुआ है। सिंगल स्पोर वहां पे पहुंचता है और कहता है ओ माय गॉड इतना सारा खाना, मैं कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। तो ये जो एक सिंगल सेल है, स्पोर क्या है बेटा, एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल क्या करने लगता है, ये सिंगल सेल डिवाइड करने लगता है। ये एक सिंगल सेल है बेटा, ये डिवाइड करने लगता है और अपने जैसे बहुत सारे सेल्स की एक बहुत लंबा सा एक थ्रेड बना लेता है, एक फिलामेंट बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि अभी वो क्या है, स्पोर क्या है, स्पोर एक सिंगल सेल है। ठीक है, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो स्पोर क्या होगा बेटा, जर्मिनेट करना शुरू करेगा। जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशंस, जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशंस। तो ये बेटा अभी एक था, ये ग्रो करेगा तो अपने जैसी क्या करेगा बेटा, इस तरीके से लाइन लगा देगा ना, एक था, एक से दो, दो से चार, चार से, इस तरीके से बेटा करते 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 बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो बेटा ये जो धागा बनता है, ये जो लंबी सी एक आपको लाइन दिख रही है सेल्स की, इसको नाम दिया गया है हाइफे। इसको नाम दिया गया है हाइफे। ठीक है, एंड एक पॉइंट आता है कि एक से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, नेटवर्क बन जाता है हाइफे का। अभी एक हाइफे है ना, इस तरीके से एक और हाइफे बन जाता है। ठीक है, एक और हाइफे बन जाता है, एक और हाइफे बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने लगता है। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। तो पूरा क्या है बेटा, नेटवर्क बन गया, पूरा नेटवर्क बन गया हाइफे का। सो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे। कहां लिखूं, कहां लिखूं, ओहो एक सेकेंड, ये एक हाइफे है बेटा। इस हाइफे से जब बहुत सारे क्या होंगे बेटा, हाइफे बनेंगे, पूरा नेटवर्क जब बन जाएगा तो उसी को हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स थे। अब एनसीईआरटी के अंदर ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, ये स्पोर्स है ना, इस स्पोर की मदद से वो रिप्रोड्यूस करता है। पेपर में क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले। ठीक है, दिस इज PYQ। क्वेश्चन ये था कि जो ऑर्गेनिजम्स स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या उनको कोई फायदा होता है?
जो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या उनको कोई फायदा होता है? आपको क्या लगता है, कुछ फायदा होता होगा? यस, बिल्कुल फायदा होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, उनको ये फायदा होता है कि आप देखो एक ही बारी में बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। आपने ये चीज देखी, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक बारी में बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। हर स्पोर के अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है एक नया राइजोपस बनाने की, यानी कि एक बारी में बहुत सारे राइजोपस बनाए जा सकते हैं। एक स्पोर मतलब एक पूरा का पूरा नया नया राइजोपस, तो यानी कि बहुत सारे स्पोर्स मतलब बहुत सारे राइजोपस एक बारी में बन सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस इन अ सिंगल टाइम। इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज यही हुआ ना कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स कैन बी formed in a single time. एक ही बारी में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, यानी कि एक बारी में बहुत सारे क्या होंगे, नए इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। दे आर राउंडेड, वेरी लाइट इन वेट एंड हेंस कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। तो भाई देखो, ये जो हम बना रहे हैं बार बार कि भाई ये हमारा स्पोर है, ये स्पोर गोल शेप का होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसके कारण ये हवा के साथ इधर से उधर पहुंच जाता है, यानी कि जहां पे भी इसको खाना मिलेगा ये वहां तक उड़ के जा सकता है और इसका ट्रांसफर इजीली हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा बेटा स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफर कैसे होता है बेटा? ये एयर से ट्रांसफर होता है, ठीक है, और ये दूर दूर तक जा सकता है, जिसकी वजह से कंपटीशन नहीं होगा। आप एक बात सोचो बेटा, मान लो ये एक ब्रेड का पीस है, ये बहुत दूर एक ब्रेड का पीस है। अगर मान लो सारे के सारे स्पोर्स एक ही जगह पे आ गए, तो क्या होगा? हर स्पोर कोशिश करेगा मुझे खाना मिल जाए, मुझे वाटर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो सारा का सारा कंपटीशन हो जाएगा इनके बीच में। बट मान लो कुछ स्पोर्ट्स क्या थे, कहते हैं अरे मरने दो इनको, चलो दूर चलते हैं। बहती हवा साथ हवो, हवा के साथ बह के आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे उसको क्या, कोई कंपटीशन नहीं है, जितना खाना सब इसको मिल रहा है, जितना वाटर सब इसको मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है इसको, तो कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये एयर की मदद से इधर उधर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लो बेटा यहां पे कुछ स्पोर्ट्स थे, उनको कोई फूड ही नहीं मिला, ठीक है, मान लो उनको फूड नहीं मिला, उनको ढंग से टेम्परेचर नहीं मिला, जो भी फेवरेबल कंडीशंस उनको नहीं मिली, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है। मान लो ये वो एक सिंगल सेल है, वो सिंगल स्पोर है, हर स्पोर के पास बेटा अपनी क्या होती है, बाहर एक थिक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, थिक प्रोटेक्टिव कोट होता है, जो उसको बचाता है फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। क्या है बेटा, एक थिक प्रोटेक्टिव कोट है जो कि क्या करता है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ वाटर से बचाएगी कि भाई जो भी पानी अंदर इसके पास है वो ना जाए, ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा एक नई चीज थी बेटा आपके लिए, ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी नई चीज थी, हो सकता है कि आपको एक बारी में ना समझ आए, एंड इट्स टोटली फाइन,
बार बार पढ़ेंगे सब चीजें आ जाएंगी, बट छोड़ना नहीं है क्या ये तो समझ ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं बेटा? स्पोरेंजिया किसके टिप्स पे होते हैं? अगर हम राइजोपस का डायग्राम बनाएं तो राइजोपस का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये राइजोइड है, ये क्या है? स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर की टिप पे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। समझ रहे हो बेटा? ये क्या है? ये स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर की टिप पे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। स्पोरेंजिया किसकी टिप पे होता है? स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ, समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? तुम नहीं समझे, मुझे पता है ना। देखो तुम्हारे दिल की आवाज पहुंच जाती है मेरे तक। मान लो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बेटा, मैं यहाँ बना रही हूँ राइजोपस। ये राइजोपस के रूट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। राइजोपस के पास एक लंबी सी डंडी, एक लंबी सी फिलामेंट होती है जिसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। जो लंबी सी डंडी है इसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया किसके टिप पे है बेटा? ये स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोरेंजियोफोर है ना। ये क्या है? स्पोरेंजियोफोर है। इसके टिप पे एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पोरेंजिया। तो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूं स्पोरेंजिया, ठीक है। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर। क्या लिखूं? क्या लिख देती हूँ? क्या लिख देती? स्पोरेंजिया आर present at the tip of स्पोरेंजियोफोर। हे भगवान, इतनी बुरी हैंड राइटिंग बच्चे माफ नहीं करेंगे। समृद्धि मैम, आपको बच्चे माफ नहीं करेंगे, इतनी गंदी हैंड राइटिंग लिख रहे हो आप। चलो ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। टाइम क्या हो गया है? अरे वाह, अभी तो टाइम है 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट में जल्दी से एक क्वेश्चन, एक आखिरी देख लेते हैं, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। चलो पोल अभी करते हैं। अच्छा लो 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 भाई, लो पोल करो, लो तुम लो। कहाँ है क्वेश्चन पोल का? पोल का कोई क्वेश्चन है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। इन केस ऑफ ब्रेड मोल्ड, स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड। ब्रेड मोल्ड के केस में बेटा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन कराते हैं। ये किसके अंदर बनते हैं? ये किसके अंदर बनते हैं? राइजोइड के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं? थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। हाय, ब्रेड मोल्ड कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम बोलते हैं स्पोर। अब वो ये पूछ रहा है कि ये स्पोर्स कहां बनते हैं, ये स्पोर्स कहां पे बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं? एज वी जस्ट सॉ हियर, अगर आप देखोगे बेटा, ये हमारा क्या है? ब्रेड मोल्ड है, ये राइजोइड है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये इसका स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 83% बच्चों ने सही आंसर दिया है। त्रिदेव, रोमान, कार्तिक, वेरी गुड। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ना, एक तो डरना नहीं है किसी चीज से। कोई भी नई चीज सीखते हैं तो ऑब्वियसली यार ठीक है, नई चीज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी सीख ही नहीं पाओगे। चलो जल्दी से 5 मिनट में फटाफट से एक टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, पक्का प्रॉमिस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं पढ़ा रही, पक्का प्रॉमिस। चलो देखो,
सबसे पहली बात तो बेटा जब हम बात करते हैं इस टर्म की जिसका नाम है रीजेनरेशन, री का मतलब होता है दोबारा से, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा से, है ना। जैसे रीप्ले कर दो भाई वीडियो, रीप्ले कर दो मतलब दोबारा से प्ले कर दो, राइट। तो री जनरली टर्म क्या होता है, री मतलब दोबारा से। चलो उसके बाद जनरेशन मतलब बना लेना, बना लेना, दोबारा से क्या कर लेना, बना लेना। तो भाई ऐसे एक दिन छिपकली जा रही होती है, उसकी दूसरी छिपकली से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो उसकी पूंछ खा जाती है, उसकी पूंछ छूट जाती है, पूंछ कह रही थी, पूंछ छूट जाती है। वहीं पे छिपकली कहती है बना लूंगी दोबारा से, जा रही हूं मैं तो अपनी जान छुड़ा के, ठीक है। तो आपको बेटा ये बात पता ही होगी, जो हाउस लेजर्ड्स होती हैं अगर उनकी पूंछ कट जाती है, तो दे आर लाइक फिकर नॉट, हम दोबारा बना लेंगे, हमको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर लेते हैं। और ये जो टेल है क्या होती है, दोबारा से ग्रो कर जाती है ना, रीजनरेट कर जाती है। री मतलब दोबारा से जनरेट हो गई, मतलब दोबारा से बन गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नई टेल क्या हो गई है, बन चुकी है। वैसे ही ये जो सुपर पावर है ना, सुपर पावर है बेटा ये जो रीजनरेट करने की, ये सुपर पावर स्टारफिश के पास भी है। अगर हम बात करें स्टारफिश की, तो स्टारफिश का जो आर्म है अगर वो क्या हो जाता है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, तो ये भी धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, अपने आर्म को दोबारा से रीगेन या फिर रीग्रो कर लेगा। ये क्या करेगा, इसको दोबारा से रीगेन या फिर रीग्रो कर लेगा। ठीक है, तो हाउ विल आई डिफाइन, मैम हम डिफाइन कैसे करें रीजनरेशन क्या है। देखो बेटा सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो रीजनरेशन की प्रोसेस है ये कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। रीजनरेशन की बेटा ये जो प्रोसेस है ये कोई मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो, ठीक है। द एबिलिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ few organisms to regain या फिर regrow its lost body part is called regeneration। चलो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन लो एक बारी, है ना, जल्दी से एक बार मेरी बात सुनो। देखो रीजनरेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं करता कि उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसका बेचारे का पहले ही नुकसान हो गया है। इसका देखो क्या हो गया बेटा, इसका एक आर्म टूट गया है यार, ये उसको रीगेन कर रहा है, ये उसको रीग्रो कर रहा है। इसकी टेल क्या हो गई बेटा, ब्रेक हो गई, इसकी टेल टूट गई, ये उसको रीगेन कर रहा है, इसको रीग्रो कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा हमारे एनवायरनमेंट में जो बहुत ही क्या है, जो बहुत ही ज्यादा शाणे हैं, बहुत ही ज्यादा चालाक है, ठीक है। चालाक क्या है भाई, वो बेसिकली अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने के लिए क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। बट ऐसा बाद में दिखता है कि अरे बाप रे ये तो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। देखो होता क्या है, मेरी बात सुनो, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है भाई इनका, इन भाई साहब जी का क्या नाम है, इन भाई साहब जी का नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, प्लेनेरिया को हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, है ना। बिल्कुल टेप देखिए बेटा आपने, सेलो टेप देखी है, सेलो टेप बिल्कुल चपटी होती है ना, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल वैसा ही क्या होता है, ये फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होता है ये एक वॉर्म जिसको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, इसका नाम प्लेनेरिया भी है।
ये क्या है भाई? ये एक तरीके का aquatic एनिमल है। दिस इज अ टाइप ऑफ aquatic एनिमल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों मेथड से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। देखो वीडियो देखते हैं, पहले वीडियो देखोगे या पहले बता दूं? और ये ना बहुत ही सिंपल सा होता है, मतलब बहुत पतला सा होता है ना, बहुत ही पतला सा होता है। मैं दिखाती हूँ, वेरी थिन, बहुत ही पतला सा होता है। तुमको लग रहा होगा कि इसकी आंखें हैं, नहीं, ये इसकी आंखें नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, दैट्स इट। आंखों के नाम पे कुछ नहीं है बेटा इसके पास। ये क्या है? इसके फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। ये एक सिंगल साबुत प्लेनेरिया है, ये एक सिंगल साबुत प्लेनेरिया है। इसको तुमने क्या करा? इसको तुमने 3 टुकड़ों में क्या कर दिया? काट दिया, तोड़ दिया। इसने खुद नहीं तोड़ा है बेटा खुद को, ये किसी कारण, किसी वजह से क्या हो गए? इसके 3 पीसेस हो गए। तो 1 2 3। ये जो हेड वाला पार्ट है बेटा, धीरे धीरे इसकी टेल ग्रो हो जाएगी। ये जो टेल वाला पार्ट है, धीरे धीरे इसका हेड ग्रो हो जाएगा। ये जो मिडल वाला पार्ट है, धीरे धीरे इसका हेड और टेल दोनों ग्रो हो जाएगा। तो बेटा जो इसके 3 पीसेस हुए थे, 3 जो इसके हमने पीस कर दिए थे, ईच एंड एवरी पार्ट विल ट्राई टू रीगेन इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। मतलब देखो भाई, तुमने क्या करा? तुमने इसके 3 पीसेस कर दिए। तो ये वाला जो पीस है बेटा, हेड वाला, ये कोशिश करेगा कि मैं क्या करूं? मैं मिडल पोर्शन और टेल ग्रो कर लूं, और ये कर भी लेगा। देखो यहाँ पे ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये धीरे धीरे क्या करेगा बेटा? अपना मिडल पोर्शन और टेल ग्रो करेगा, जैसे कि इसने यहाँ पे कर लिया। ये जो मिडल वाला पोर्शन है, ये कोशिश करेगा धीरे धीरे मैं क्या करूं? मैं ये धीरे धीरे हेड और टेल ग्रो कर लूं। ये कर लेगा, एंड एज यू कैन सी इसका हेड और टेल ग्रो हो गया। एज यू कैन सी हियर बेटा, टेल वाला पार्ट, मिडल पोर्शन और ये हेड वाला पोर्शन ग्रो करेगा, और इसने कर लिया। इसने बेटा ये इस पर्पस से नहीं किया था कि मुझे तो रिप्रोड्यूस करना है, मुझे तो रिप्रोड्यूस करना है, नहीं। इसने जस्ट अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से रीगेन करना था। इसको था कि हाय हाय मेरा तो नुकसान हो गया, अच्छा भला था, मैं अपनी पूंछ कहां से लाऊं? आइडिया, मैं रीगेन कर लेता हूं, मैं रीग्रो कर लेता हूं। तो ये क्या करता है बेटा? ये इसको रीग्रो कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। अब रीजनरेट करने के चक्कर में इसको थोड़ी पता था कि मैं पूरा का पूरा एक नया प्लेनेरिया ही बन जाऊंगा। तो भाई एक प्लेनेरिया के जब अलग अलग पीसेस होते हैं, तो अपने आप के लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को गेन करने की कोशिश करता है। जो उसके बॉडी पार्ट्स चले गए उनको दोबारा से ग्रो करता है। ग्रो करता है मतलब रीजनरेट करता है। बट रीजनरेट करने के चक्कर में पता चला कि भाई एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया बन गए, एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया बन गए। भाई जब एक से उसके जैसे और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो रिप्रोडक्शन बोलना पड़ता है ना। तो यस, तो प्लेनेरिया के अंदर बेटा जब वो रीजनरेशन कर रहा होता है, अपने गए हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा से ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस चक्कर में उसके और नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो बेसिकली गलती से नए प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, उसका इंटेंशन नए प्लेनेरिया बनाने का नहीं था। उसका इंटेंशन तो ये था कि भाई मुझे तो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीग्रो करना है। ठीक है, रील बड़े देखते हो ना तुम, रील बड़ा देखते हो। काम की रील भी देख लो यार, काम की रील भी देख लो, है ना। ये देखो बेटा, ये ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये प्लेनेरिया देखो, छोटा सा प्लेनेरिया है ये। वाह, अब इसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लो भाई लो, काट दिया हमने इसको। 3 हमने इसके क्या कर दिए? वाह, 3 पीसेस हो चुके हैं। इस पे टेल है, देखो तीनों पीसेस बेचारे अलग अलग घूम रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, देखो बेटा इसका धीरे धीरे हेड आ चुका है, इसका धीरे धीरे हेड ग्रो कर रहा है, टेल आ गई है। ठीक है,
सो दिस इज हाउ रीजनरेशन वर्क्स इन केस ऑफ प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया इतना छोटा सा होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज्ड। ठीक है, तो 3 पीसेस दिख रहे हैं, 3 देखो, 1 2 3। ठीक है, जिसका हेड कट गया वो अपना हेड ले आएगा, जिसकी टेल कट गई वो अपनी टेल ग्रो कर लेगा, और जिसका मिडिल पीस है वो टेल और हेड दोनों ग्रो कर लेगा, वो रीजनरेट कर लेगा। सी ये हेड है ना, देखो इसकी टेल नहीं है, वाह वाह वाह, टेल आनी शुरू हो गई है। ये मिडिल पोर्शन है, अभी इसका कुछ नहीं आया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ब्यूटिफुल इजंट इट? नेचर इज ब्यूटिफुल। बडिंग के अंदर भी हाइड्रा के अंदर भी बडिंग देखो बेटा कुछ इस तरीके से दिखती है, माइक्रोस्कोप में दिख रही है बेटा, देखो कैसे बड ग्रो हो रही है, बड ग्रो हो रही है, माइक्रोस्कोप से ली हुई फोटो है। ये इसके टेंटेकल्स हैं, ऐसी बड दिखती है। ठीक है, तो चलो इसी को आज हम यहीं पे करते हैं खत्म। तुम्हारे लिए अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं बेटा, है ना, एक क्वेश्चन का जवाब देना। बेचारा, चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। हमारी बॉडी का एक पार्ट है बेटा, वो क्या कर सकता है, वो रीजनरेट कर सकता है खुद को। ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, वो क्या कर सकता है बेटा, खुद को रीजनरेट कर सकता है। अब बच्चे जाएंगे फटाफट से आंसर ढूंढ के ले आएंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। और मैंने क्या कुछ क्वेश्चन दिया था ना लास्ट क्लास में भी मैंने क्वेश्चन दिया था, ये कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो बेटा हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी बाइनरी फिजन के थ्रू क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मैं आज जल्दी छोड़ रही हूं क्या, दुख सा लग रहा है। ठीक है, चॉप्स आई हैव अनदर, मेरे पास एक और है। अब चलो मेरी बात सुनो, डाउट ले लेते हैं यार बच्चों के ना, आज थोड़ा सा टाइम है तो बच्चों के कॉमन डाउट्स ले लेते हैं। मैम काऊ में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? तो बेटा काऊ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, उनकी बॉडी में भी स्पर्म सेल्स, एग सेल्स बनते हैं। तो काउज भी जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं बेटा, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मरता कैसे है बेटा? प्लेनेरिया के बारे में ये बात बोली जाती है, प्लेनेरिया मरते वरते नहीं है। ठीक है, जब इनको कंडीशंस नहीं मिलेंगी फेवरेबल तो ये मर जाएंगे। इनको पानी ढंग से नहीं मिला, टेम्परेचर ढंग से नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। ऐसे काट काट के नहीं मर सकते ये लोग, है ना। चलो जी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली थी। मैम अगर छिपकली को 3 हिस्सों से काट दूं तो क्या वो भी रीग्रो के चक्कर में 3 बनेंगी? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। ये वाला डाउट मुझे भी आता था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर मान लो मैं मान लो लिजर्ड है, सोच भी नहीं पा रही मैं, तो ऐसा कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती ऐसा। ठीक है, सुनो, हमारी जो लिजर्ड होती है, आप मान लो आप उसकी टेल को चॉप ऑफ कर दो, तो बेटा जो लिजर्ड है उसकी टेल तो दोबारा रीग्रो कर जाएगी, बट जो टेल है उस पर नई छिपकली ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि टेल के जो सेल्स होते हैं उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मतलब बार बार डिवाइड करके वो पूरी नई छिपकली बना सके। तो इतने पावरफुल सेल्स नहीं होते टेल के कि पूरी की पूरी नई छिपकली बना दे। ठीक है, चलिए बेटा अगर वो हाफ कट होगा तो भी वो पूरा नया प्लेनेरिया बना देगा। केमिस्ट्री क्लास कैंसल्ड, आई डोंट हैव एनी आइडिया। इफ वी डू 10 पार्ट्स ऑफ प्लेनेरिया इट विल ग्रो इनटू 10 न्यू प्लेनेरिया। आई एम राइट और रॉन्ग? यस, ठीक है, मतलब ये तो है नहीं कि तुम बिल्कुल कीमा बना दोगे उसका, कूट के उसको बिल्कुल इसके
1000 टुकड़े तो नहीं करने, पहली बहुत छोटा है, बट यस बेटा 6 to 7 10 पीसेस तक भी आप उसके करोगे तो वो कर जाएगा ग्रो, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा। लिजर्ड अपने टेल को रीगेन कर सकता है, स्टारफिश अपने आर्म को रीगेन कर सकती है। प्लेनेरिया नहीं मरता भाई, हाँ लीच की तरह, वेरी गुड। सब कुछ हुई प्लेनेरिया के बारे में। वेयर दे आर फाउंड इन वाटर। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं वीडियो कॉल करने को। चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं फटाफट से, बच्चों की डिमांड आ रही है। आज का लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं भाई। रोमन, कार्तिक, पति जी, देवर जी, पटेल जी, धनंजय जी, कौशल, दिव्यांकर, त्रीना, भूपेश, ठीक है। कॉल लगा दिया जाए, चलो जी लगा देते हैं कॉल बच्चों को। कॉल लगा, ओके कॉल लग गया। अब उठाइए, फोन उठाइए, कुकी जी, पटेटो जी, फोन उठा लीजिए। फोन नहीं उठा रहे हैं आप लोग हमारा, फोन उठा लीजिए। चलो यहां से कर देते हैं। ऋतिक, दिव्यानंद, आदित्य, रौनक, करण, संजना, लक्ष्मी, शुभम, गुनगुन, पीयूष, आरती, लक्ष्मी, चांदनी, अक्षरा, सनलाइट को देखना। आवाज आ रही है? अरे वाह। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? यस और नो, यस और नो, ओके। क्या इनकी आवाज आएगी मुझे? कर दे भाई जल्दी से। हाय हाय लक्ष्मी, हाय गुनगुन, हाय रौनक, आदित्य, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा? बेटा क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? यस और नो, कोई तो बोलो। अरे कोई नहीं बोल रहा यार। गुनगुन आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। मुझे लग रहा है बच्चे बाल बनाने चले जाते हैं ऐसे, यार मैम का कॉल आया, ये तो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था। चलिए जल्दी से श्रृंगार करके आते हैं। हाय लक्ष्मी, बेटा आपका माइक का आवाज नहीं आ रहा है, मुझे यहां से अनम्यूट करना पड़ेगा भाई। अनम्यूट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब आ रही है? नहीं आ रही? अरे बच्चे बोल रहे हैं यार, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाय अक्षरा, यहां देखो ये क्या कर रहे हैं यार, वीडियो कॉल करके वीडियो ही नहीं आ रही है बच्चों की। देयर इज सम ग्लिच, बुलाओ ना इसको, ठीक कराओ ना। हाँ भाई दिस इज नॉट वर्किंग भाई, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं बच्चों को सॉरी बोल देती हूँ और इनसे ऐसे ही बात कर लेती हूँ। भाई दिस इज नॉट वर्किंग, टाइम वेस्ट करा रहे हो बच्चों का भी। इशारों में बातें कर ले कैसे हो? बच्चे कह रहे हैं हमें भी कर लो। बेटा मैंने बॉयज को भी फोन मिलाया है और वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। रणवीर को मिला दिया, दिव्यांश को मिला दिया, अभिषेक को, दक्ष को, लो सबको कॉल कर दिया है। विशाल, अंशु, पवन, कोई तो फोन उठा लो यार। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। चलो मेरे को चैट दिखा दो एक बारी जल्दी से। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, सम प्रॉब्लम इज देयर, है ना, कुछ प्रॉब्लम है। विल ट्राई टू फिक्स इट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल आई कैन से इज बेटा आज बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास में आके। आप सभी बच्चों ने इतने प्यारे 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 विशेस दिए। आप बच्चे बहुत प्यारे हो, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं। मैं अपने मन से बेटा आप सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर नॉट जस्ट saying good things to me, but thank you for being part of my life, है ना।
सच में आई डू मीन इट। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आपकी प्रेजेंस की वजह से कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां मुझे मिलती हैं। क्योंकि जब मैं आप बच्चों के मैसेजेस देखती हूँ, जब मैं आप बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरे फेस पे बहुत प्यारी सी कच्ची सी स्माइल आता है। तो कुछ टाइम के लिए मैं भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। सो थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई होप बेटा ऐसे ही हम लोगों का बॉन्ड बना रहे, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, एक गाना नहीं है यार, वो एक बच्चे ने बनाई थी यार, वीडियो में भूल गई, वो नहीं आता एक गाना, मेरे दिल के भी दिल में है तू। तो भाई आप प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दिल में तुम लोग हो, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ कि भाई एक चेंबर अपने टीचर्स के लिए रखो, तो वैसे ही बेटा आपके टीचर्स ने भी एक चेंबर अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। नेल्स, यस मैंने आज ही नेल्स कराए हैं नए बर्थडे के लिए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आज इनसे लिखने में। सॉन्ग गाऊं, चलो यार तुम आज सुन लो, कौन सा गाना सुनना है बताओ जल्दी से, मैं लिरिक्स निकालती हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब मूड अच्छा है, हम गा देंगे, जल्दी बताओ। अरे गाना तो बताओ, बता ही नहीं रहे हो। पार्टी नहीं मिलेगी बेटा, पार्टी वार्टी भूल जाओ, हैप्पी सा गाना गा दो कोई अच्छा। बर्थडे सॉन्ग कौन सा है भाई, बर्थडे सॉन्ग कौन सा है जो सर्च करते हैं, बर्थडे सॉन्ग्स। यार अच्छा लगेगा, मतलब अपने बर्थडे पे अपने लिए गाना गा रही हूँ, कम ऑन यार। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तौबा तौबा, तौबा तौबा करण औजला, रुक जाओ सर्च करने दो। लिरिक्स, हाँ आजकल चल रहा है ना ये गाना, मैं तो भूल गई यार, वो भूल गई मैं। यार ये मुश्किल गाने गाने के लिए बोल रहे हो यार तुमने, कुछ इजी सा बताओ। भोजपुरी, हाँ नदिया के पार, ये कौन सा गाना है, मुझे नहीं पता यार। डोरेमोन, नहीं गा पाऊंगी भाई, तेरे हवाले, हाँ ये गाते हैं, ये गाते हैं, रुक जाओ, ये मुझे गाना अच्छा लगता है। चलो तुम्हारे लिए पेश करते हैं दिल से आया हुआ गीत ये। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, ये 100 जन्म ही देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, ठीक है। चलो ये वाली लाइन मुझे अच्छी लगती है बड़ी। आज मूड अच्छा है, लो गाना गा दिया। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है, मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे रहमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज है, तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए लाइन मेरी तरफ से। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, ठीक है भाई। तो तुम्हारी बात मान ली है आज मैंने,
ठीक है, तुमको मैंने एक बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, ठीक है। अब तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या होगा, तुम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आओगे, तुम अच्छे से रिवीजन करके आओगे, एंड ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही होगा जब तुम सेशन खत्म होने पे जब मुझे मैसेज भेज के बताओगे ना कि मैम हमने पूरा साल आपके साथ मिलके मेहनत करी थी और हमारे अच्छे मार्क्स आए। और अच्छे मार्क्स का मतलब बेटा मेरे लिए ये नहीं होगा कि 90% आए, 95% आए। अच्छे मार्क्स ये होंगे कि मैम हम क्लास 9th में 40%, 50% पे थे, 60% पे थे, है ना, और हमने इतने परसेंट की इंप्रूवमेंट करी। तो अगर मेरे लिए बच्चा कोई 60% से 75 पे आ जाएगा तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। 75 से बच्चा अगर 90 पे आ जाता है तो बहुत बड़ी जीत है। एक 30% से बच्चा अगर 55% पे आ जाता है बेटा तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अच्छे मार्क्स लाना ही सब कुछ है, नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में खुद को इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे कब, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अरे बस, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैम कल बहुत एंजॉय करना, यस आई विल ट्राई टू, ठीक है। बट अडल्टिंग बेटा एक ऐसी चीज है जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको रियलाइज होता है बर्थडे इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है मुझे, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत ही जल्दी मिलते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय कुकीज एंड पोटैटो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मेरा मन कर रहा था मैं थैंक यू बोलने का, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय पार्ट ऑफ माय लाइफ, थैंक यू फॉर बीइंग माय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो अब बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, बाय।